बाजार बोलता है एफआईज डीआईज का डेटा फटाफट से पढ़ लेते हैं। एफआईज ने कल भी सेलिंग ही की है, हालांकि डीआईज की बाइंग जो थी वो थोड़ी स्ट्रांग थी। तो एक बार डेटा पर नज़र डाल लेते हैं कितनी सेलिंग और कितनी बाइंग एफआईज डीआईज की देखने के लिए मिली है। तो एफआईज की जो बाइंग थी वो करीब 4224 करोड़ रुपए की थी और डीआईज की बाइंग 3943 करोड़ रुपए की थी। तो जो एक गैप था जो हमने परसों की बाय और सेल में देखा था वो काफ़ी बड़ा था। ये कल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मार्केट का गैप वही था। मार्केट नीचे ही था, सारे शेयर वीक थे। लेकिन देखते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, क्योंकि वहाँ से क्यूज लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अमेरिकन मार्केट्स खुले तो अच्छे थे, लेकिन बंद बिल्कुल फ्लैटिश साइड पर हुए। एक समय डाउ जोन्स 200 से 300 पॉइंट के बीच में अप था, नैस्डैक भी करीब 200 पॉइंट अप था। वहाँ से तेज गिरावट देखने के लिए मिली, या कह सकते हैं कि एक फिसलता हुआ दिखा वहाँ का बाजार, और केवल 15 पॉइंट ऊपर बढ़कर बंद हुआ डाउ जोन्स। शंघाई हैंसिंग में ग्रीन मार्क बना हुआ है, ऑलमोस्ट 0.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। निकाई फ्लैट है विद पॉजिटिव बायस्ड, और कोस्पी में गिरावट है करीब 1.8% की। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो उन काउंटर की लिस्ट एक बार सामने है आपके। उसमें देखें तो बासफ करीब 9% ऊपर है, वक्रांगी करीब 8% ऊपर है, GICRE ये करीब 7.5%, एजिस लॉजिस्टिक्स करीब 6.5%, न्यूजन सॉफ्टवेयर करीब 6%। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जहां पर की अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज नीचे हैं या टॉप लूजर्स की लिस्ट में है। तो उनकी भी एक बार लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। आरबीएल बैंक यहाँ पर करीब 5% का गिरावट देखने के लिए मिल रही है। पीडीएसएल करीब 4%, सांगडुमा करीब 3%, आयन एक्सचेंज 2.5% और महाराष्ट्र सीमलेस करीब 2.5%। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जहां पर कि तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन एक जो अच्छी खबर वो है एक्सेंचर की तरफ से, जहां पर कि उन्होंने 2025 के लिए अपनी गाइडेंस बढ़ा दी है, और रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 3.3 से 6% तक की थी उनकी 2025 के लिए, जिसको बढ़ाकर उन्होंने 4 to 7% किया है। तो लोअर बेस और अपर बेस दोनों में 1-1% की बढ़त की है उन्होंने 2025 के लिए। हालांकि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैलिड रीज़न नहीं है। उसके पीछे जो रीज़न है उनका कहना है कि जो फॉरेक्स लॉस है उसका इम्पैक्ट जो था, जो पहले वो एस्टिमेट कर रहे थे 1.5% रहेगा, वो अब केवल 0.5% रहेगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है। विनीत सर, अमेरिका में इनका ज़्यादा पूरा कारोबार है, और उन्होंने जो फॉरेक्स की जो इम्पैक्ट था उसको कुछ कम किया है। तो डॉलर तो स्ट्रांग हो ही रहा है ऑफ कोर्स, तो उनको फ़ायदा मिलना था। लेकिन क्या इसका कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज पर होना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि डॉलर और स्ट्रेंथन होगा या रूपी वीकन होगा, और तो हमें लगता है ये काफी प्ले आउट होएगा इनके वैल्यूएशंस में। तो अभी फिलहाल के लिए जब तक 86-87 रुपीज तक पहुंचता नहीं है रुपया, तब तक मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। और इसमें आईटी शेयर्स काफी डिफेंसिव शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, तो सर कौन से आईटी काउंटर होंगे जहां पर की नज़र रखनी चाहिए? कोफोज, विप्रो, टीसीएस, मुझे लगता है ये 3 स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, ठीक है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर दुनिया भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी तक तो ट्रंप ही बोल रहे थे कि मैं पुतिन और जेलेंस्की से बात करूंगा और युद्ध विराम की तरफ जाऊंगा, लेकिन कल पुतिन ने भी बोला है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ युद्ध खत्म करके कुछ समझौते करने के लिए भी तैयार हैं। यानी कि पुतिन कुछ हद तक जो जीती हुई जमीन है उस पर भी शायद कंप्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि यही एक मुद्दा है, या नाटो को लेकर जो बॉर्डर को लेकर विवाद चल रहा है उस पर भी शायद पुतिन अपना स्टांस थोड़ा सा सॉफ्ट कर ले, क्योंकि यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर अब रशिया का कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को, और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा? क्योंकि हमने देखा था कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे वो हमारे देश की रिफाइनिंग कंपनीज थी, जिसमें कि एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, जिन्होंने कि सस्ते क्रूड का बहुत फ़ायदा उठाया। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरी स्टोरी को? मुझे लगता है कि वो सिचुएशन करंटली प्ले आउट होती रहेंगी, क्योंकि जो पॉलिसी है ऑफ यूरोप इज एंटी रशिया, ये जब तक चेंज नहीं होता तब तक हम कोई इसे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। और मुझे नहीं लगता है कि यूरोप और रशिया के बीच में इमीडिएटली कोई थॉ ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये जो अरेंजमेंट है जारी रहेगा। और हमें लगता है कि जो ईस्टर्न सी रूट जो बना है उससे
और सस्ता अपने को ऑयल प्रोडक्शन मिल सकती है। ऑयल प्राइसेस गिर भी रहे हैं काफी। तो हमें लगता है कि ये इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव है, और ये जो रिफाइनिंग कंपनीज है उनके लिए भी अच्छा रहेगा फॉर द लॉन्ग। ठीक है। तीसरी खबर देखते हैं सर, जहां पर कि हमने देखा कि कमोडिटी कीमतों में कल एक तेज गिरावट देखने के लिए मिली है। खासतौर से सोना, चांदी, कच्चा तेल, बेस मेटल सभी में करीब 1 से 4% की गिरावट देखने के लिए मिली। सर, इसको फैट से जोड़ना चाहिए कल की गिरावट को, क्योंकि परसों भी इन सब में इतनी ही करीब गिरावट देखने के लिए मिली थी, या इसको इस तरह से जोड़ना चाहिए कि जो जियोपॉलिटिकल रिस्क ईज होगा उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो कमोडिटीज़ थी उनमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है? देखिए, अगर ट्रम्प ने इनिशियली लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रखा, टैरिफ्स बढ़ाए, तो आप देखोगे कि कंजम्पशन एकदम अरेस्ट हो जाएगा यूएस में, क्योंकि सडन प्राइस शॉक आ सकता है। उसकी वजह से कमोडिटी कंजम्पशन कम होने की संभावना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड फॉर मेटल स्टॉक्स थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है। ओके। और सर, ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन पर क्या इम्पैक्ट होगा? ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे हमने डिस्कस किया अभी के, ये काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे कि इनका वॉल्यूम्स काफी आ रहे हैं यूरोप से। दूसरी चीज है, जहां तक एक्सप्लोरेशन कंपनीज है उधर थोड़ा हम सॉफ्टनिंग देख सकते हैं, और उसकी वजह से गैस स्टॉक्स विल रिमेन बेटर। सो ऑयल इंडिया इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन ओएनजीसी। ओके। सर, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि कल हुआ, यूएस में जो जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेट्स थे वो बढ़ा दिए गए। Q3 में वो 3 बार अपने जीडीपी डेटा देते हैं, जिसमें कि जो फाइनल वाला होता है वो कल देखने के लिए मिला। Q3 का 3.1% उन्होंने किया है अपनी जीडीपी को रिवाइज करके 2.8% से बढ़ाकर। कंज्यूमर स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट बढ़ने का उनको फ़ायदा मिला है। सर, कैसे देख रहे हैं यूएस जीडीपी डेटा को विज ए विज जो इंडियन एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, क्योंकि अगर यूएस की जीडीपी अच्छा कर रही है तो कितना कुछ उनके लिए बेनिफिट मिलेगा उनको यूएस में? देखिए, टेक्सटाइल कंपनीज तो अच्छा ही प्रदर्शन करेंगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। लेकिन ट्रम्प ने दो चीजें ट्रम्प ने लास्ट वीक कही थी कि ही वॉज रेडी टू सॉफ्टन हिज स्टैंड अगेंस्ट चाइना, नंबर वन। एंड नंबर टू, ही वॉज रेडी टू गेट अग्रेसिव विद इंडिया। तो अगर आप सोचते हो कि ट्रम्प आने से इंडिया के लिए अच्छा रहेगा, जियोपॉलिटिकली अच्छा रहेगा, लेकिन फ्रॉम अ ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू काफी वॉलेटिलिटी हो सकती है। जिस तरह से नेगोशिएशंस होगी उस हिसाब से आपके स्टॉक परफॉर्मेंस चलेंगे। तो वो हिसाब से हमें थोड़ा बहुत सतर्क रहना चाहिए मार्केट। ठीक है। सर, एक और खबर ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आई है कि 3200 नए स्टोर्स ये क्रिसमस डे पर खोलेंगे। हालांकि उन्होंने पहले भी बोल दिया था कि वो 20 दिसंबर तक काफ़ी सारे स्टोर्स खोलने वाले हैं। अभी उनके जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स की काउंट है वो 750 है, और नए स्टोर्स के साथ ये सर्विस सेंटर भी खोलेंगे, जो कि इन पर काफ़ी कुछ क्वेश्चन उठे थे कि इनकी सर्विस ठीक नहीं है और इनके स्कूटर्स की कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा थी। अब सर्विस सेंटर भी खोलेंगे, स्टोर्स भी खोलेंगे। सर, जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम है, इसको स्ट्रीट इस तरह से ले या इस तरह से ले कि ये इतने एग्रेसिव हैं कि किसी भी हद तक कितनी भी तेज़ी से काम कर सकते हैं, और शेयर को कैसे देखें? देखिए, एक इनके जो सर्विस सेंटर है ना बहुत छोटे हैं। 1000 स्क्वायर फुट, 1200 स्क्वायर फुट की दुकान लगाते हैं। ज्यादा अप मार्केट एरियाज में नहीं लगाते हैं। तीसरी चीज क्या है, ओला ब्रांड का रिकॉल तो इस्टेब्लिश्ड है, तो उनको जो एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, वो ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन और रिपेयर सेंटर्स में, सर्विस सेंटर्स में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तीसरी चीज क्या है, इसमें बहुत ज्यादा अनले बॉडी वर्क ज्यादा रहता नहीं है, और इनमें पार्ट्स तो सिर्फ असेंबल करने, ज्वाइन करने। तो इलेक्ट्रिकल सर्किटरी इज इजियर टू डील विद देन विद आइस इंजन कार। इनमें पार्ट्स ही कम होते हैं। तो वो हिसाब से इनको 1000 सेंटर जो सेटअप कर रहे हैं, और जिस स्पीड से ये सेटअप कर रहे हैं, ये एक आई ओपनर है आपके लिए कि आप किस हिसाब से ओवरनाइट, आप अगर आपके पास फाइनेंशियल रीजनेबल फाइनेंशियल मसल है तो आप कैसे काम कर सकते हो। तो ये उनकी स्टाइल है काम करने का, और वो
इन ट्यून विद इट्स डीएनए है। और हमें लगता है कि इससे क्या होगा, ओला को ऑल इंडिया प्रेजेंस आएगा, इक्वल टू व्हाट द अदर थ्री इस्टेब्लिश प्लेयर्स आर देयर। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, और दिस विल हेल्प ओला मेंटेन मार्केट शेयर गोइंग अहेड। ओके, तो सर स्टॉक में जो लोग फंसे हुए हैं 120 से 150 की रेंज पर, वो होल्ड कर सकते हैं? डेफिनेटली स्टॉक का हमारा काफी पॉजिटिव रुझान है स्टॉक के ऊपर, और ये स्टॉक रिकवरी दिखा भी देगा।